नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, इसकी हेडलाइन है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर शुड बी पास्ड अगेंस्ट दोज फैसिलिटिंग इलीगल सैंड माइनिंग। तो यहाँ पर हम समझेंगे इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको भी हम समझेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यानी कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यहाँ पर काफी दिनों से, काफी टाइम से अवैध रेत खनन किया जा रहा था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की। आगे हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में भी समझेंगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध खनन को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि जिसे निवारक हिरासत भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को आशंका के तौर पर हिरासत में लेना कि जिन पर लगे कि ये आगे ऐसे गैर कानूनी कार्य कर सकते हैं। और इसी के साथ वन कर्मियों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि इस एरिया में पिछले कुछ दिनों में कुछ कार्यकर्ताओं की दुर्घटना के कारण मौत भी हो गई थी। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं अवैध रेत खनन होता क्या है। देखिए, रेत खनन काफी जरूरी होता है क्योंकि कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है इमारत बनाने में। लेकिन अवैध रेत खनन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो बिना वैध अनुमति के, यानी कि बिना ऑफिशियल अनुमति के रेत निकालना और निर्धारित सीमा से, यानी कि सरकार ने जितना निर्धारित सीमा की उससे ज्यादा अगर आप रेत का खनन करते हैं तो वो आपका अवैध रेत खनन होता है। और साथ ही साथ एक और चीज है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी अगर खनन किया जा रहा है बिना सरकार की अनुमति के तो वो भी रेत खनन आता है। और पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन करना। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, यानी कि किसी एरिया में अगर अवैध रेत खनन होता है तो सबसे पहला तो वहां पर नदी की संरचना बदल जाती है, क्योंकि लगातार जब आप नदी में से रेत निकालते जाते हैं तो नदी का जो तल होता है वो गहरा होता जाता है और उसकी संरचना बदलती है, नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है। अब ऐसे में क्या होता है, नदी की प्रवाह जो होती है काफी तेज हो जाती है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो ये सब परिणाम होते हैं। इसका जीव जंतुओं पर भी असर देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि रेत खनन का पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जब आप एक ही जगह से जरूरत से ज्यादा रेत खनन करते हैं तो वहां क्या होता है, जो नदी होती है उसका तल गहरा होता जाता है और नदी का फ्लो जो होता है वो काफी तेज हो जाता है। साथ ही जब नदी में जल बहता है तो जब वो उसकी स्पीड कम होती है तो जो है कि भूजल पुनर्भरण होता है, यानी कि धरातल में धीरे धीरे जल सोखती है धरातल। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पानी का फ्लो तेज होता है तो भूजल पुनर्भरण नहीं हो पाता है और इसी कुछ प्रकार की मछलियां भी होती हैं जो प्रजनन स्थल के लिए रेत में अंडे देती हैं। तो जब वहां से रेत निकाल लिया जाता है तो मछली प्रजनन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉल्फिन और घड़ियाल जो होते हैं उनके आवास भी नष्ट होते हैं। इसके साथ ही तट कटाव होता है, यानी कि पानी का फ्लो जब बहुत तेजी से आता है, रेत निकाला जाता है तो क्या होता है कि तट जो होते हैं वो पतले होते जाते हैं और जब काफी तेज फ्लो आता है तो वो तट कटाव होता है और साथ ही साथ जैव विविधता भी प्रभावित होती है। और यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, यहाँ पर कछुआ और घड़ियाल जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कछुओं के अंडे देने वाले रेतीले तट समाप्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा रेत खनन करने से। तो ये सारे हैं पर्यावरणीय प्रभाव। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में, क्योंकि इसी क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं। तो इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1978 में मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के त्रिराज्य त्रिकोणीय स्थान पर ये अभ्यारण्य स्थित है और रेतीले नदी तटों का संरक्षण करता है और यहाँ पर दुर्लभ जलीय जीवों का सुरक्षित आवास भी है। और एक और चीज कि ये जो अभ्यारण्य है ये इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, तो इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पति की। तो यहाँ पर काठियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिक क्षेत्र पाया जाता है। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मगरमच्छ, धारीदार लकड़बग्घा और भारतीय भेड़िए, सांबर हिरण,
नीलगाय, भारतीय गजेल, रिसिस बंदर, हनुमान लंगूर पाए जाते हैं और यहाँ पर 550 से अधिक वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी पाई जाती हैं और इसी के साथ यहाँ पर जंगली घड़ियालों की बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में फैला है। दूसरा कथन है, यह घड़ियाल और गंगा नदी डॉल्फिन का महत्वपूर्ण आवास है। और तीसरा कथन है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।